नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। विश्व इतिहास के अंतर्गत आज हम बात करेंगे इटली के एकीकरण की। नेपोलियन के आक्रमणों से इटली में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ था। वहाँ संगठित एवं एकरूप शासन स्थापित होने के फलस्वरूप इटली के लोगों में राष्ट्रीय एकता व स्वतंत्रता की भावना जागृत हो उठी थी। परंतु 1815 की वियना व्यवस्था से इटली पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। इटली के उत्तर पश्चिम में सार्डिनिया पिडमोंट का राज्य था, जहां सेवाया वंश का शासन था। उसके उत्तर पूर्व में लोम्बार्डी और वेनेशिया के प्रदेश थे, जिन पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। परमा, मोडेना व टस्कनी के यद्यपि स्वतंत्र राज्य थे, किंतु उन पर भी ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। मध्य में पोप का अपना स्वतंत्र राज्य था। दक्षिण में नेपल्स और सिसिली थे, जहां बुर्बो वंश के फर्डिनेंड प्रथम का शासन था। यह नई व्यवस्था पूर्णतः निरंकुश व प्रतिक्रियावादी थी। इटली की इस दयनीय स्थिति का चित्रण करते हुए मैज़िनी ने कहा था कि हमारा कोई एक झंडा नहीं है, हमारा कोई एक राजनीतिक नाम नहीं है और नए यूरोपीय राष्ट्रों में हमारा कोई एक स्थान है। मैज़िनी ने यह भी कहा था कि हम 8 राज्यों में विभाजित हैं, जो सभी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इन 8 राज्यों की भिन्न भिन्न मुद्राएं हमको एक दूसरे से अलग करके अजनबी बना देती है। मैटरनिख ने भी कहा था कि यहाँ का एक प्रांत दूसरे प्रांत के विरुद्ध है, एक नगर दूसरे नगर के विरुद्ध है, एक वंश दूसरे वंश के विरुद्ध है तथा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरुद्ध है। इस प्रकार इटली 8 भागों में बटा हुआ था और उनमें आपस में कोई एकता की भावना नहीं थी। इटली के एकीकरण में अनेक सारी बाधाएं थी। इटली के उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया का प्रबल प्रभुत्व था। परमा, मोडेना तथा टस्कनी में ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग वंश के संबंधी तथा मित्र शासन करते थे। नेपल्स और सिसिली में बुर्बो वंश का शासन था। ये सभी छोटे छोटे राज्य भी ऑस्ट्रिया के प्रभाव के अंतर्गत थे। ऑस्ट्रिया का चांसलर मैटरनिख राष्ट्रीयता और उदारवाद का कट्टर शत्रु था। प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रभुत्व इटली के एकीकरण के मार्ग में कठिनाई थी। मध्य इटली में पोप का राज्य भी शक्तिशाली था। पोप का राज्य मध्य में होने से वह उत्तरी और दक्षिणी इटली को 2 अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करता था, जिससे इटली के एकीकरण में एक बड़ी बाधा थी। पोप का राज्य एक धार्मिक बाधा के रूप में भी था। पोप के राज्य को यदि इटली में मिलाने का प्रयास किया जाता तो यूरोप की समस्त रोमन कैथोलिक जनता के नाराज हो जाने का डर था। अतः पोप के राज्य को यूरोप के प्रमुख राज्यों का समर्थन प्राप्त था। इसके अलावा इटली के अलग अलग राज्यों की अलग अलग परंपराएं थी। संपूर्ण इटली में प्रांतीयवाद के कारण फूट फैली हुई थी। इटली के विभिन्न राजवंशों में एकता के लिए त्याग करने की भावना नहीं थी। वे अपने निरंकुश शासन को बनाए रखने के स्वार्थ के समक्ष राष्ट्रीय एकता को तुच्छ समझते थे। इन बाधाओं के कारण इटली के एकीकरण का भविष्य धूमिल दिखाई दे रहा था। परंतु इन सब बाधाओं के बावजूद कुछ ऐसे देशभक्त थे जो इटली को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए संघर्ष आरंभ कर दिया था। इसके लिए इटली में अनेक गुप्त संस्थाओं की स्थापना हुई, जिनमें कार्बोनरी संस्था प्रमुख थी। इस संस्था का प्रमुख केंद्र नेपल्स में था तथा इसकी शाखाएं संपूर्ण इटली में फैली हुई थी। कार्बोनरी संस्था के 2 प्रमुख राजनीतिक उद्देश्य थे: विदेशियों को इटली से बाहर निकालना तथा वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। कार्बोनरी संस्था में सभी वर्ग के लोग थे तथा इसी के नेतृत्व में 1831 तक इटली का स्वाधीनता संग्राम चलता रहा। इसके अलावा इसी समय इटली के राजनीतिक रंगमंच पर मैज़िनी का उदय हुआ, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी।
मैज़िनी में बचपन से ही देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी तथा उनके मन में इटली को स्वतंत्र कराने की प्रबल भावना थी। 1820 की क्रांति से पहले वह कार्बोनरी संस्था का सदस्य था तथा 1830 के विद्रोह में उसने भाग भी लिया था। विद्रोह के दमन के बाद उसे कैद कर लिया गया तथा 1 वर्ष तक जेल में रखा गया। कारावास से मुक्त होने पर उसे देश से निर्वासित कर दिया गया। 1831 में वह फ्रांस के मार्सेलस नगर में पहुंचा और वहां पर उसने 1831 में युवा इटली नामक संस्था की स्थापना की। मैज़िनी का विश्वास था कि इटली के युवकों में देश गौरव और देश प्रेम की भावना भरकर उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संगठित किया जाना चाहिए। उसने कहा था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व युवकों के हाथ में सौंप दो। नवयुवकों में एक गुप्त शक्ति है तथा जनता पर उनकी आवाज़ का असर जादू के समान होता है। युवा इटली के माध्यम से मैज़िनी ने इटली की जनता को 3 नारे दिए। परमात्मा में विश्वास रखो, सभी भाइयों को एक साथ मिलाएं तथा इटली को मुक्त करें। इस प्रकार मैज़िनी ने इटली के एकीकरण के लिए अनेक प्रयास किए। मैज़िनी के अलावा एक अन्य व्यक्ति था जिसके नेतृत्व में या जिसके प्रयासों से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। वह था विक्टर इमैनुअल द्वितीय। मार्च 1849 में जब विक्टर इमैनुअल पिडमोंट सार्डिनिया का शासक बना, उस समय सार्डिनिया की सेना ऑस्ट्रिया से परास्त हो चुकी थी। अतः विक्टर इमैनुअल को ऑस्ट्रिया से संधि करनी पड़ी। अगस्त 1849 में सार्डिनिया व ऑस्ट्रिया के बीच संधि पर हस्ताक्षर हुए, किंतु सार्डिनिया की संसद ने उसे अस्वीकार कर दिया। अतः विक्टर इमैनुअल ने संसद को भंग कर दिया। विक्टर इमैनुअल को यह विश्वास था कि मध्यम मार्गी उदार नीति को अपनाकर सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया जा सकता है। उसने इस हेतु प्रयास भी प्रारंभ कर दिए। वह अपने गुणों के कारण जनता में लोकप्रिय हो गया। पिडमोंट की जनता उसे ईमानदार राजा कहने लगी। सभी देशभक्तों को यह विश्वास हो गया कि पिडमोंट के द्वारा ही इटली का उद्धार होगा। अतः इटली के निर्वासित सभी देशभक्त पिडमोंट की राजधानी की ओर आकर्षित होने लगे। इधर विक्टर इमैनुअल को भाग्यवश 1852 में काउंट कैवूर जैसा प्रधानमंत्री मिल गया, जिसकी गणना 19वीं शताब्दी के महान कूटनीतिज्ञों में की जाती है। काउंट कैवूर भी मैज़िनी के समान सच्चा देशभक्त था तथा उसका लक्ष्य भी वही था जो मैज़िनी का था, किंतु इटली का एकीकरण किस प्रकार किया जाए तथा उस एकीकृत इटली का स्वरूप क्या हो, इस संबंध में उसके विचार मैज़िनी के विचारों से भिन्न थे। मैज़िनी कल्पनाशील था जबकि कैवूर व्यवहारिक था। कैवूर राजतंत्र का प्रबल समर्थक था और उसे मैज़िनी के गणतंत्रीय विचारों एवं क्रांतिकारी साधनों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। कैवूर अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तलवारबाजी के पैंतरों के स्थान पर राजनीतिक दांवपेच और कूटनीति में अधिक विश्वास रखता था। वह इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना देना चाहता था। इस संबंध में उसका दृढ़ विश्वास था कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध यदि कोई देश इटली को सहायता दे सकता है तो वह फ्रांस ही है। उसने कहा भी था कि हम चाहें या ना चाहें, किंतु हमारा भाग्य फ्रांस पर निर्भर करता है। वह इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि यदि पिडमोंट सार्डिनिया को इटली के स्वाधीनता संग्राम में नेतृत्व करना है तो उसे आर्थिक व सैनिक दृष्टि से सुदृढ़ बनना होगा तथा जनता का विश्वास प्राप्त करने हेतु पिडमोंट का शासन उदार होना चाहिए। इटली का एक अन्य देशभक्त गैरीबाल्डी भी था, जो मूलतः कुशल सैनिक था। कैटलबी ने लिखा है कि वह कैवूर के महान मस्तिष्क का कार्य था जिसने मैज़िनी की प्रेरणा को कूटनीतिक शक्ति के रूप में गतिमान बनाया तथा गैरीबाल्डी की तलवार का एक राष्ट्रीय शस्त्र के रूप में प्रयोग किया।
कैवूर अपनी कूटनीति से अपनी योजना को एक के बाद एक पूरी करता गया तथा ऑस्ट्रिया के चारों ओर ऐसा जाल बिछाया कि ऑस्ट्रिया इस कूटनीतिक जाल में फंसे बिना नहीं रह सका और इटली का एकीकरण पूरा हो गया। वस्तुतः कैवूर के बिना मैसिनी का आदर्शवाद और गैरिबाल्डी का सैनिकवाद निरर्थक सिद्ध होता। कैवूर ने अपनी कूटनीति से इन दोनों का उचित सामंजस्य स्थापित किया। अब हम बात करते हैं क्रीमिया के युद्ध की और कैवूर की। कैवूर यह भली भांति जानता था कि फ्रांस और इंग्लैंड ही इटली के एकीकरण में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अतः उसने फ्रांस और इंग्लैंड के प्रमुख समाज पत्र पत्रिकाओं में इटली के देशभक्तों के लेख प्रकाशित करवाए, जिससे दोनों देशों की इटली के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई। दूसरा अवसर उसे उस समय मिला जब ऑस्ट्रिया ने इटली में स्थित लोम्बार्डी और वेनेशिया के निर्वासित क्रांतिकारियों की संपत्ति पर अधिकार कर लिया। कैवूर ने इसका विरोध किया तथा संपत्ति को वापस दिलाने का प्रयास किया। हालांकि उसे अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिली, किंतु फ्रांस और इंग्लैंड ने कैवूर के इस कार्य का समर्थन किया। इंग्लैंड और फ्रांस की सहानुभूति प्राप्त करने का अवसर क्रीमिया युद्ध ने भी प्रदान किया। इंग्लैंड और फ्रांस 1854 से रूस के विरुद्ध टर्की के पक्ष में इस युद्ध में संलग्न थे। कैवूर यूरोप के राजनीतिक मंच पर इंग्लैंड और फ्रांस के मित्र के रूप में आना चाहता था। अतः बिना किसी शर्त के क्रीमिया के युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता के लिए 18,000 पिडमोंटी सैनिक भेज दिए। उस समय इटली के उदारवादियों ने कैवूर की इस नीति का विरोध किया, किंतु विक्टर इमैनुअल ने इस नीति का अनुमोदन किया। वस्तुतः क्रीमिया युद्ध में रूस के विरुद्ध फ्रांस और इंग्लैंड को सहायता देना कैवूर की महान कूटनीतिक दूरदर्शिता थी। युद्ध की समाप्ति के पश्चात यूरोपीय महाशक्तियों का पेरिस में सम्मेलन हुआ। कैवूर को भी इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया तथा रूस के प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला। इस सम्मेलन में सार्डिनिया की ओर से कैवूर ने भाग लिया। इस सम्मेलन में उसने इटली की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया तथा इसके लिए ऑस्ट्रिया को उत्तरदायी ठहराया। कैवूर ने इटली के प्रश्न को एक यूरोपीय प्रश्न बना दिया। इसलिए कहा जाता है कि क्रीमिया के कीचड़ से नवीन इटली का अभ्युदय हुआ। पेरिस सम्मेलन में कैवूर की यह महान विजय थी, जिसके फलस्वरूप इटली में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। अब हम बात करते हैं प्लम्बियर्स समझौते की। कैवूर यह जानता था कि इंग्लैंड की सहानुभूति इटली के साथ अवश्य है, किंतु वह इटली को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध कोई सक्रिय सहायता देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड वियना कांग्रेस की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता था। अतः कैवूर फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को अपनी ओर मिलाना चाहता था। जून 1858 में नेपोलियन तृतीय सार्डिनिया की सीमा के निकट प्लम्बियर्स में छुट्टियां व्यतीत करने के लिए गया हुआ था। कैवूर वहां बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के पहुंच गया। 21 जुलाई 1858 को कैवूर ने उसके साथ एक गुप्त मंत्रणा की, जिसके फलस्वरूप फ्रांस और सार्डिनिया के बीच एक गुप्त समझौता हुआ। इसके अनुसार कुछ बातें तय हुई, जिसमें पहली थी, नेपोलियन ने वचन दिया कि सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होने पर फ्रांस सार्डिनिया को सैनिक सहायता देगा और इस सैनिक सहायता के बदले सार्डिनिया फ्रांस को सेवाएं और नीस देगा। दूसरी शर्त थी, ऑस्ट्रिया को निकाल देने के बाद लोम्बार्डी, वेनेशिया और कुछ अन्य भाग सार्डिनिया के राज्य में मिला लिए जाएंगे। अम्ब्रिया व टस्कनी को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाएगा और नेपोलियन के चचेरे भाई जेरोम बोनापार्ट को वहां का शासक बनाया जाएगा। इसके अलावा तीसरी शर्त थी, विक्टर एमैनुअल की पुत्री का विवाह जेरोम बोनापार्ट के साथ होना निश्चित हुआ। यद्यपि कैवूर यह नहीं चाहता था कि इटली के 4 टुकड़े हों, किंतु ऑस्ट्रिया के विरुद्ध फ्रांस की सहायता को आवश्यक समझते हुए उसने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया।
नेपोलियन भी इटली की स्वाधीनता तो चाहता था, किंतु वह इटली का एकीकरण नहीं चाहता था। विक्टर एमेनुएल अपनी पुत्री का विवाह जेरोम बोनापार्ट से नहीं करना चाहता था, किंतु कैवूर के समझाने पर वह तैयार हो गया। इस प्रकार विद्यार्थियों, अभी तक हमने इटली के एकीकरण की प्रारंभिक परिस्थितियों के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि किस प्रकार एक एक करके इटली के जो अलग अलग राज्य थे वो एक हुए और उसमें कैवूर, विक्टर एमेनुएल, गैरिबाल्डी इत्यादि ने क्या भूमिका निभाई। इसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।